व्हाट इज डिफॉर्मेशन, क्या होती है डिफॉर्मेशन, किस तरीके से काम करती है, इसके पीछे की वजह क्या है, व्हाट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, व्हाट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और इसके अलावा क्यों एक डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल बन जाता है जब उसे बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है या जब उस पर बहुत ही हाईली स्ट्रेन रेट अप्लाई किया जाता है। स्ट्रेन रेट यानी कि स्ट्रेन पर यूनिट टाइम, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन एक साथ कर देते हैं आप, बहुत तेजी से कर देते हैं, जस्ट लाइक इन इंपैक्ट लोड, आपने ऊपर से कोई चीज छोड़ी, एक पंच छोड़ा, नीचे आपने मेटल का सरफेस रखा, तो जैसे ही वो उसके ऊपर गिरेगा इट विल ब्रेक लाइक अ ब्रिटल मटेरियल। तो ये इंपैक्ट लोड हाई स्ट्रेन रेट प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से अगर किसी डक्टाइल मटेरियल को लो टेम्परेचर पे आप रखेंगे तो वो ब्रिटल मटेरियल की तरह बिल्कुल बिहेव करने लगेगा। क्या है इनके पीछे की वजह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, स्पेशली आरआरबी जेईई में, जो कि इसी साल देखने को मिला था जब आपने पीछे अभी एग्जाम दिए थे। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या है आखिर ये सारा कहानी, क्या माजरा है, कैसे इस चीज को समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफॉर्मेशन, फ्रैक्चर, डक्टिलिटी, ये सारी चीजों की। ये कोई वर्कपीस है बच्चों जिसमें कि ये इसके एटम्स दिखाए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये एटम लगे हुए हैं, ठीक है, और इनका ओरिएंटेशन भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स लाइक कि ये आपकी एक अलोंग जितने भी ये आपके डायगोनली वो दिए गए हैं एटम्स वो, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच अगर आप एंगल देखें ये इसका कहलाएगा ओरिएंटेशन अल्फा। अब क्या करते हैं बच्चों, यहां पर एक लोड लगाया जाता है, मान लीजिए P1 आपने लोड लगाया और इसे बेंड किया। अब बेंड करते ही क्या होगा बच्चों, आपका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, ओरिएंटेशन आपका बदल जाएगा, बीटा हो जाएगा, बढ़ भी सकता है एंगल, घट भी सकता है। यहां पर बढ़ रहा होगा क्योंकि ये जो आपकी लाइन है, ये प्लेन है बच्चों, ये आपका ऐसे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि नीचे जा रहा है, तो यहां पर आपका लोड लगा है, बेंडिंग लोड एक तरह से। ओके, तो आप नोटिस करेंगे बच्चों यहां पर कि ओरिएंटेशन बदला। अब अगर इस लोड की वैल्यू कम है इस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ से, क्या बताया मैंने, अगर मान लीजिए ये मटेरियल जो है आपका, ये जो आपने लोड लगाया है P1 इज लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ, किसकी बच्चों, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कम है, तो क्या होगा, जैसे ही आप लोड हटाएंगे ये सारे एटम्स जो हैं वापस उसी ओरिएंटेशन पे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये तो होती है बच्चों इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब बात करते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। आपने अगेन उसी स्पेसिमेन पर यहां लोड लगाया, ठीक है, उसी स्पेसिमेन पर आपने यहां लोड लगाया बच्चों P2, और आपने कह दिया कि P2 की वैल्यू काफी बड़ी है P1 से। तो अब क्या होगा, जब आप लोड हटाएंगे तो ये ओरिएंटेशन भी बदलेगा, पोजीशन ऑफ द एटम्स भी बदल जाएगी। आप देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर स्टेप नुमा एक स्ट्रक्चर बन गया है, जैसे सीढ़ियां होती हैं, ये क्या हुआ यहां पर, इसको कहते हैं बच्चों स्लिप, इसको कहते हैं बच्चों स्लिप। और स्लिप किस मोड, किस मैकेनिज्म से हुई बच्चों, उस मैकेनिज्म का नाम है बच्चों डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या है डिसलोकेशन, इसको समझते हैं बच्चों। देखिए आप देख रहे हैं बच्चों यहां पर ये एक आपका एक लाइन मान लीजिए इस तरीके से, यानी कि ये जो एटम्स है छोटे, ये एक के पीछे कई होंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये लाइन, ठीक है, जब यहां थी, नोटिस कीजिएगा, यानी कि अनडिफॉर्म्ड स्पेसिमेन में यहां, तो आप देख रहे सारी लाइनें लगभग ऐसी हैं। अब ये वाली लाइन खिसक के नीचे आ जाती है बच्चों, ये वाली लाइन खिसक के नीचे आ जाती है, तो ये जो पूरी लाइन है इसको कहते हैं डिसलोकेशन लाइन, एंड इट इज डिसलोकेटिंग अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अप्लाइड लोड। तो इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं यहां पर, इस डायरेक्शन में आपका स्लिप हुआ, तो इसे कहेंगे बच्चों स्लिप डायरेक्शन, स्लिप डायरेक्शन।
अब इसको कहते हैं बच्चों, ये जो हमने देखा पूरा सिनारियो, इसको कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बच्चों? परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, और परमानेंट डिफॉर्मेशन का रीजन निकल के क्या आया कि आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो प्लेन है बच्चों, आप देखिए ये पूरा का पूरा एक प्लेन है एटम का। ये एक पूरा प्लेन होता है बच्चों इस तरीके से, ऐसे, फिर पीछे, फिर इस तरीके से नीचे आएगा, ये इस तरीके से नीचे आएगा बच्चों और ऐसे मिलेगा। तो एक पूरा प्लेन है आप देख रहे हैं एटम्स का। तो स्लिपेज ऑफ एटम प्लेन या एटॉमिक प्लेन, ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया बच्चों स्लिप ऑफ एटॉमिक प्लेन। ठीक है, और ये स्लिप ऑफ एटॉमिक प्लेन यानी कि ये जो डिसलोकेशन है आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आपकी लाइन है जब ये नीचे मूव कर रही है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इसे मिटो देता हूं यहां से ये, और उसको हम फिर देखते हैं। ये देखिए बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले आपका इसके साथ थी वो वाली जो लाइन थी बच्चों डिसलोकेशन लाइन, फिर वो नीचे आई। इसी तरीके से इसके साथ वाली लाइन ये नीचे आ गई। तो आप देख रहे हैं यहां पर हो रही है बच्चों मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। क्या हो रही है बच्चों? मूव, ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर बच्चों? मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन लाइन, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन लाइन। समझ में आ गया? तो मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन लाइन नीचे की तरफ जा रही है और आप देख रहे हैं बच्चों कि स्लिप की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होगी जिधर आपकी डिसलोकेशन लाइन बढ़ रही है। ठीक है, अब इस परमानेंट डिफॉर्मेशन में एक प्रॉपर्टी निकल के आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हम क्या और आप क्या समझते हैं? आज तक हम यही पढ़ते आए हैं, डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अंडर विच द थिनर एंड थिनर वायर कैन बी ड्रॉन बाय अ मटेरियल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ टेंसाइल फोर्स। यानी कि टेंसाइल फोर्स की मदद से आप किसी मटेरियल के पतले से पतला कितना तार बना सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि हम परमानेंट डिफॉर्मेशन करते चले जाएं और वर्कपीस का डायमीटर या डायमेंशन कम होती चली जाए विदाउट फ्रैक्चर। तो वो जितना ज्यादा से ज्यादा पतला तार बनेगा या क्रॉस सेक्शन जितना से ज्यादा कम होगा, वो उसकी डक्टिलिटी कहलाएगी। तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डक्टिलिटी। अब याद रखना है, डक्टिलिटी को मैं दूसरे तरीके से आप लोगों के सामने डिफाइन करता हूं, द स्मूथ मोशन ऑफ डिसलोकेशन along the slip direction। क्या बताया बच्चों मैंने? स्मूथ, सिर्फ समझने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश मत करना। डिसलोकेशन की मूवमेंट स्लिप डायरेक्शन में जितनी ज्यादा स्मूथ होगी मटेरियल उतना ज्यादा डक्टाइल होगा। यानी कि ये डिसलोकेशन की मूवमेंट जब आपकी बहुत अच्छी होगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से मटेरियल डिफॉर्म होगा परमानेंटली और डक्टिलिटी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। लेकिन जैसे जैसे ये डिसलोकेशन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती चली जाएगी, इसके रास्ते में ज्यादा बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उतनी ज्यादा मुश्किल होगी आपकी परमानेंट डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं ब्रास के आप वायर नहीं बना सकते हैं। ब्रास एक पर्टिकुलर डिक्रीमेंट इन एरिया के बाद टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो डक्टिलिटी बेसिकली किससे डिफाइन करते हैं बच्चों? डक्टिलिटी बेसिकली हम डिफाइन करते हैं स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट of dislocation line along slip direction। अभी एक वर्ड और जोड़ूंगा मैं इसमें, उसको आगे देखते हैं। अब जिस प्लेन के अलॉन्ग आप देख रहे हैं स्लिप हुआ है उसको कहते हैं बच्चों स्लिप प्लेन। यानी कि ये जो रेड मॉलिक्यूल एटम्स हैं ये सारे स्लिप प्लेन हैं। इसी के अलॉन्ग क्या हुआ है बच्चों? इसी के अलॉन्ग आपकी हुई है शेयरिंग। क्या हुई है बच्चों? शेयरिंग। कैसे? इधर
और इधर ऐसे। तो चाहे आप टेंसाइल लोड लगाइए किसी स्पेसिमेन पे, चाहे कंप्रेशन लोड लगाइए, चाहे टॉर्जन लगाइए, चाहे ट्विस्टिंग लगाइए, चाहे इवन शेयर लगाइए, होता क्या है, स्लिप ऑफ एटम्स जो होता है, ये स्लिप ऑफ मोटिफ्स, एटम्स को मोटिफ्स भी कहते हैं, जो होता है बिकॉज ऑफ द दिस इंटरनल शेयर फोर्स, इंटरनल शेयर फोर्स। तो ये बनते हैं बच्चों किसके, पैरेलल टू शेयर प्लेन, शेयर प्लेन। ठीक है, तो अब यहां पर एक वर्ड और जोड़ देता हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अलोंग स्लिप डायरेक्शन पैरेलल टू स्लिप प्लेन। ठीक है, तो जितने भी एफसीसी मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल, अगर कोई आपसे पूछे डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं बच्चों, तो आपका आंसर होना चाहिए वो सारे मटेरियल जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी होता है। एक बात और नोट कर लीजिए कि परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद किसी भी मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बदलता। देयर विल बी नो चेंज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओरिएंटेशन दाएं बाएं हो सकता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। दैट्स इट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे बच्चों, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर स्टेप्स बन गए हैं। ये देखिए, ये स्टेप्स बन गए हैं बच्चों ऐसे। ठीक है, तो इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन स्टेप्स को हम कहते हैं बच्चों, इनको कहते हैं स्लिप स्टेप्स। क्या कहते हैं बच्चों, स्लिप स्टेप्स। ठीक है, स्लिप स्टेप्स। और इन स्लिप स्टेप्स की वजह से ये आपको दिख सकता है। अभी तो मैं माइक्रोस्कोपिक पे बात कर रहा हूं, एटम थोड़ी दिख रहे हैं आपको। आपको क्या दिखाई देगा, आपको तो मैक्रोस्कोपिकली पूरा कंपोनेंट दिखाई देगा ना। तो मान लीजिए एक स्टील की रॉड है, इसमें देख रहे हैं अभी आप शाइन है बहुत अच्छी। अब इसको अगर आप यहां से बैंड कर देते हैं, बैंड इस तरीके से, ये तो आप देखेंगे जो बैंडेड एरिया है वो आपका डल हो जाएगा, डल। और जहां से मटेरियल डल हुआ है वहां से फिनिशिंग खराब हुई है। ऑब्वियस है, फिनिशिंग। तो फिनिशिंग कैसे खराब हुई होगी, इन स्टेप्स की वजह से। पहले ये बिल्कुल सीधे थे, पहले बिल्कुल फ्लैट थे। देखिए अगर सबसे पहली इमेज में जाएं आप, यहां पर ये देखिए बिल्कुल स्मूथ। लेकिन अब क्या हुआ है बच्चों, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये स्टेप्स बने हैं बच्चों, और स्टेप्स बनने से यहां पर डल अपीयरेंस आपके सामने आएगी। तो समझ जाना यहां पर स्लिप प्लेन जनरेट हो चुके हैं। क्लियर? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट डिफॉर्मेशन का। ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट डिफॉर्मेशन का था। समझ में आ गई बच्चों बात? अच्छा, अब आपके पास दो चीजें हैं, नोटिस कीजिएगा। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है बच्चों स्लिप डायरेक्शन। तो अगर आपको पता है कि कितनी डायरेक्शन में आप स्लिप हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्लिप डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्लिप डायरेक्शन, और उसकी मल्टीप्लाई अगर आप कर दें नंबर ऑफ स्लिप प्लेन से, स्लिप प्लेन्स, तो आपके पास आ जाता है स्लिप सिस्टम। स्लिप सिस्टम ये। तो याद रखना कि एक ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्हीं प्लेन के अलोंग आपका स्लिप होगा, सिर्फ इन्हीं प्लेन के अलोंग स्लिप होगा। नहीं 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 नहीं, स्लिप कई प्लेन के अलोंग हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा स्लिप सिस्टम के नाम से, तब हम समझेंगे कि किन किन प्लेन के अलोंग आपकी डिफॉर्मेशन हो सकती है, स्लिप हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, कई हो सकता है, और एक से ज्यादा डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक से ज्यादा डायरेक्शन में भी स्लिप हो सकता है। ठीक है, हां आप ये पूछ सकते हैं कि सर जब हम लोड लगाते हैं किसी स्पेसिमेन पर, मान लीजिए ये स्पेसिमेन है, इस पर आपने टेंशन लोड लगाया मान लीजिए, तो इसमें स्लिप कहां होगी?
इसमें तो स्लिप नहीं हो रही ना, होगी। कहां होगी बच्चों? इस इंक्लाइंड प्लेन पर। देखिए इस इंक्लाइंड प्लेन पर फोर्स तो अभी भी टेंसाइल लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, फोर्स तो अभी भी ऐसे ही लगा हुआ है। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट बच्चों ये, करेक्ट। इस फोर्स के, ये जो फोर्स है एफ, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो बनेगा बच्चों ये, एक कंपोनेंट तो बनेगा ये जिससे आपको मिलेगा नॉर्मल फोर्स, और एक कंपोनेंट बनेगा जिससे मिलेगा आपको शेयर फोर्स। और शेयर फोर्स से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? शेयर स्ट्रेस। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग आपका शेयर स्ट्रेस बनेगा। तो अब अगर इनके लिए, अगर मान लीजिए ये प्लेन आपके वो हैं बच्चों स्लिप प्लेन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हैं, तो ये भी तो हैं, ठीक है, कई हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, तो कई स्लिप प्लेन हो सकते हैं और उनकी कई डायरेक्शन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जी तीन ही डायरेक्शन है, नहीं, कई डायरेक्शन हो सकती है। अब अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका आ जाता है स्लिप सिस्टम। क्या आ जाता है बच्चों? स्लिप सिस्टम, ठीक है। अब जितना ये स्लिप सिस्टम होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे डिफॉर्मेशन के। और एफसीसी मटेरियल में ये स्लिप सिस्टम जो होते हैं बच्चों, ये 12 होते हैं, 12, जो काफी हैं। 12 कैसे होते हैं मैंने बताया ना, एक वीडियो बनाऊंगा स्लिप सिस्टम की पूरी, उसमें समझेंगे, क्लियर। तो आसानी से इसमें क्या होता है, जितने ज्यादा स्लिप सिस्टम होंगे डिसलोकेशन लाइन को मूवमेंट होने में उतनी आसानी मिलेगी। रास्ते जितने ज्यादा होंगे कहीं पहुंचना उतना आसान है ना, है ना। 12 रास्ते हैं एक जगह पहुंचने के, 12 रास्ते, तो कहीं से भी आपकी डिसलोकेशन जनरेट हो, कहीं से भी पहुंच ही जाएगी। दैट मींस इजीली फ्लो होगा, डिसलोकेशन का मूवमेंट होगा इजी, जिससे डिफॉर्मेशन बहुत इजी होती चली जाएगी। जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में, ब्रिटल मटेरियल में याद रखना बच्चों, स्लिप सिस्टम बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, ना के बराबर। जैसे मैं बात करूं जिंक, जिंक में स्लिप सिस्टम सिर्फ एक ही होता है। तो ये जो ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल के साथ और जोड़ दूं मैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक मटेरियल जितने भी हैं, इनमें भी स्लिप सिस्टम बहुत कम होते हैं। तो इनकी डिफॉर्मेशन जो होगी वो करनी मुश्किल होगी। इसमें सीधा अप्लाइड लोड फ्रैक्चर जनरेट कर देगा, जनरेट कर देगा। अब सवाल उठता है कि ट्रांजिशन को इससे कैसे समझें। ट्रांजिशन को तो समझिए बच्चों, ट्रांजिशन को समझिए बच्चों, याद रखना बच्चों, ये जो बीसीसी आपके मटेरियल होते हैं, बीसीसी मटेरियल जैसे कि आयरन, स्टील, ये सब, ये लो टेम्परेचर पर ब्रिटल होते चले जाते हैं या हाई स्ट्रेन रेट पर ब्रिटल हो जाते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि जो डिसलोकेशन स्लिप है बच्चों, वो इसमें डिफिकल्ट है या इंपॉसिबल है अंडर दिस कंडीशन। लो टेम्परेचर पे यही डिसलोकेशन मूवमेंट बीसीसी मटेरियल में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। याद रखना, बीसीसी का स्लिप सिस्टम भी 12 होता है, लेकिन वो एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कम ही उसमें आसानी होती है डिसलोकेशन को मूवमेंट करने के लिए। क्यों होती है मैंने फिर बता दूं, मैं फिर एक वीडियो लेके आऊंगा स्लिप सिस्टम का, उसमें हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या होता है, देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे आप देखेंगे कि किसी भी मटेरियल के एटम वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेटिंग, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग। और ये वाइब्रेशन जो है बच्चों, अब इसके अंदर यानी कि वाइब्रेशन जब करता है तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है। अब ये इंटरनल एनर्जी हेल्प करती है डिसलोकेशन को मूव करने में। कोई चीज हिल रही है और आप उसके ऊपर से जा रहे हैं तो आपको मूवमेंट आसानी से हो जाएगा या नहीं। आप समझिए, आप खड़े हैं और कोई चीज हिल रही तो आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे खुद ब खुद। करके देखना, कभी किसी टेबल पर ऐसे पेन रखना, टेबल पर उसे हिलाना, तो आपका मूवमेंट करने लगेगा पेन, जबकि आप पेन को मूव करना भी नहीं चाह रहे, है ना। तो डिसलोकेशन को हेल्प मिलती है इन वाइब्रेशंस की मदद से, वाइब्रेशंस की मदद से। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होता है ये वाइब्रेशन हो जाते हैं कम, डिसलोकेशन का मूवमेंट मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मटेरियल क्या होता है बच्चों आपका, वो डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन में चला जाता है बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। समझ में आ गई बच्चों बात। स्ट्रेन रेट का क्या सीन है बच्चों, स्ट्रेन रेट का, स्ट्रेन रेट में क्या होता है कि जैसे ही लोड पड़ता है अचानक किसी वर्क पीस पर,
तो बहुत हाई स्ट्रेन रेट बहुत ही कम टाइम के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। ऊपर से आपने कुछ फेंका, हैमर एक एल्यूमिनियम की शीट के ऊपर मारेंगे तो ब्रिटल की तरफ फ्रैक्चर हो जाएगा, जबकि वो तो डक्टाइल मटेरियल है। नीचे एल्यूमिनियम की स्पेसिमेन, ऊपर से बहुत हैवी लोड जैसे डालोगे वो ऐसे फटेगा जैसे आपका ब्रिटल मटेरियल। क्यों? क्योंकि इतना कम टाइम होता है कि डिसलोकेशन को मूव होने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहां पर टाइम फैक्टर है। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। अब अगर वो टाइम ही नहीं दे रहे आप तो वो तो वहीं खड़ा रह जाएगा। इसी तरीके से डिसलोकेशन भी वहीं रह जाएगी जहां पे वो थी। तो बिकॉज ऑफ द वेरी हाई स्ट्रेन रेट या सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड, देयर इज नो टाइम फॉर द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन लाइन्स एंड हेंस इट विल क्रैक जनरेट हो जाएगा। डक्टाइल मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगी, क्रैक जनरेट हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात? तो यह है वजह बच्चों कि डक्टाइल मटेरियल लो टेम्परेचर पे और हाई स्ट्रेन रेट पर ब्रिटल मटेरियल की तरह वर्क करती है। ऐसा लगता है जैसे वो ब्रिटल हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक दो बार देखना, क्योंकि कुछ नई चीजें आज सामने आई हैं। इसी तरीके से और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेता हूंगा बच्चों। और आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से मटेरियल साइंस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सीखे, तो आपको करना क्या है बच्चों, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक्सक्लूसिव कोर्स हमने लॉन्च किया है बच्चों, जिसमें ये सारे टॉपिक्स लाइन से कवर किए जाएंगे। ठीक है, इररिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम से नहीं, उसमें पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को नॉलेज में आप लोगों का इंक्रीमेंट हो, इजाफा हो। ठीक है, तो आज ही उस कोर्स को परचेज कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।